नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको लेकर आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी द्वारा और सैनिक समाज द्वारा एक जो है पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें कुछ मुद्दों पर आज ये प्रश्न चिन्ह बना रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है। मनीष सर, आप अक्सर जो है मौजूदा हालातों पर लेकर बात करते हैं, जम्मू के हित को लेकर बात करते हैं। आज आपने यहाँ पर पत्रकार वार्ता रखी है, किन मुद्दों को लेकर आज आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? देखिए, इसमें भी जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए है। आप देखिए, 3.5 दशक से लगभग हो चुके हैं हम यहाँ पर आतंकवाद को झेल रहे हैं। कहीं पर जनता की आम मुद्दों को लेकर जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। लगातार जो है आतंकवादी हमले होते हैं, हम हमलों के ऊपर जो है अफसोस जाहिर करते हैं, उसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर हम पिछले 4-4.5 सालों का भी डाटा उठाकर देखें तो 1000 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। 200 जवानों ने जो है शहादत दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है हर आतंकवादी हमले का, और 800 के करीब आतंकवादियों को जहन्नुम भी पहुंचाया है। मगर आज हमारा सवाल केंद्र सरकार से ये है कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद को सहेगी? कब तक जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे वीर जवान शहादत देते रहेंगे? कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाने होंगे, ठोस बदलाव देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पर 90 असेंबली सीट वाली जम्मू कश्मीर, 46,000 वर्ग किलोमीटर वाला जम्मू कश्मीर, 20 जिलों वाले जम्मू कश्मीर को हमारे माननीय उपराज्यपाल जी मात्र एक गैर स्थानीय सलाहकार के साथ चला रहे हैं। और जम्मू की जनता इस समय जो है जनता के मुद्दों के प्रति प्रशासन का लगातार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। कोई भी, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं मुद्दे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि मुद्दों के एड्रेस करने के लिए प्रशासन आगे नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर की जनता आज अपने आप को असहाय, निराश और मायूस बन चुकी है। वो जाए तो जाए कहाँ, कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। प्रशासन और जनता के बीच में संवादहीनता इस समय चरम पर है, यानी कहीं पर भी जनता की सुनवाई नहीं है। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि जनता से बेहतर संवाद साधने के लिए यहाँ के जम्मू कश्मीर के कैडर को महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर, शीर्ष पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। ऐसा नहीं है कि हम बाहरी जो है यहाँ पर जो उच्चाधिकारी हैं उनकी काबिलियत पर हमें कोई शक है, वो भी बेहतर काबिल लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं वो असफल हो रहे हैं जनता से संवाद साधने में। हो सकता है इसके लिए भाषा आड़े आ रही हो सकता है हमारे मुद्दे, रीति रिवाज, ये चीज़ें उनके आड़े आ रही हों। उसके बाद हमारा मानना है कि जब कोई आतंकवादी घटना होती थी तो या कोई कहीं अनहोनी होती थी, हम देखते थे उच्च स्तर पर पूरी तरह से बदलाव कर दिए जाते थे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। मैं तो मानता हूं कि अगर पुलवामा के बाद कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है तो वो हाल ही में कोकरनाग में हुआ है, जिसके अंदर आर्मी के कर्नल को शहादत देनी पड़ी है, मेजर को, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी को जो है शहादत देनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम असफल साबित हो रहे हैं आतंकवाद से निपटने के लिए। तो जनता इस समय राहत चाहती है, जम्मू कश्मीर अमन बहाली की तरफ बढ़ना चाहता है। तो हम एक मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से, कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर बदलाव किया जाए, आर्मी के सेवानिवृत्त जनरल साहब को किसी को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि उनको इस तरह की स्थितियों से निपटने का बेहतर तजुर्बा होता है, आतंकवाद से निपटने का, नार्को टेररिज्म से निपटने का। और इसके साथ साथ हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से सलाहकारों की संख्या बढ़ाई जाए, एक सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता के अनुकूल यहाँ पर जो है बदलाव देखने को मिले, जैसा जनता, जैसा इस समय हम तमाम लोग चाहते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस इस समय जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उस पर आपका सैनिक समाज की तरफ से भी आपका ये कहना है कि जो एलजी साहब हैं उन्हें भी बदला जाए और जो उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनको भी बदलकर जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन्हें आगे लाया जाए। देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है मैं उसको 2 भागों में डील करूँगा। पहली बात है, आपने पूछा बदलाव अच्छे हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, और अगर मैं उनको क्वांटिफाई करता हूँ उसके अंदर आप देखेंगे कि हुर्रियत की दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी है, पत्थरबाज गायब हो चुके हैं, मिलिटेंसी के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बट सवाल ये है कि हम अपने फौजियों की या सिविलियन की जानों की कीमत कब आंकना शुरू करेंगे? यूएसए के अंदर दे वैल्यू द लाइफ ऑफ इट्स पीपल, वी डोंट वैल्यू इट, राइट। एंड देन अगर हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की,
improvement cannot be a destination. It has to be a continuous journey in which one has to introspect, retrospect, and remove those drawbacks which are existing in the system. ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है. मैं जब लोगों से बात करता था पहले 2 साल पहले, एपिसेंटर जो मिलिटेंसी का था वो कश्मीर तक सीमित था. आप सब देख रहे हैं एक ही टाइम के अंदर रजौरी के अंदर इनकाउंटर चल रहा है, कोकरनाग के इनकाउंटर चल रहा है. मिलिटेंसी के इतिहास में कभी भी एक कमांडिंग अफसर 19 RR के मनप्रीत साहब, एक मेजर आशीष उनके जो कंपनी कमांडर थे, और हमारे DSP साहब हुमायूं भट्ट, ये आज तक 3 अफसर किसी एनकाउंटर में, एनकाउंटर शुरू होने से पहले, तो उसमें कमी किसकी है? कमी है कि हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड है वो पूरी तरह पुख्ता नहीं है. हमारी जो LOC और IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो पोरस है. पोरस का मतलब है कि उसके अंदर से लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं. तो वो कमी को दूर करना पड़ेगा. उसके लिए आप वायर लगाएं, कैमरे लगाएं, ज़्यादा फोर्स लगाएं, वो गवर्नमेंट का डिसीज़न है. और दूसरी चीज़ है कि अगर वो मान लीजिए इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ जाते हैं, उसके बाद जब तक उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस एरिया से अनजान है. तो उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है. अभी लोकल सपोर्ट को निकालने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट. मैं यहाँ पर आपकी बात काटूंगी. आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो 7 दिन कोकरनाग में जो एनकाउंटर चला है उसमें जो वहाँ पर आतंकी थे उनको लोकल सपोर्ट भी मिली है? देखिए, इनिशियली मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, 2 मिनट लूँगा. जब एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करता है, उसके साथ जो पाकिस्तान के जो कैंप्स हैं वहाँ से एक गाइड आता है. वो गाइड जो है एक गिवन पॉइंट तक, सीमा के जो सीमा है वहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर करके चला जाता है, और यहाँ से एक नया सेट जाता है गाइड्स का. वो उनको सेफ़ हेवन में ले आते हैं, वहाँ से उनके लॉजिस्टिक अरेंजमेंट किए जाते हैं, उनके पास जो स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्क है वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसके बाद वो अपना मिशन एग्जीक्यूट करते हैं. कोकरनाग का मैं बताता हूँ आपको. कोकरनाग जो है वो सिंथन पास से बिल्कुल नीचे पड़ता है. किश्तवाड़ उस तरफ है, कोकरनाग इस तरफ है. मैं वहाँ पे डिप्टी कमांडर रह चुका हूँ काजीकुंड सेक्टर हेडक्वार्टर में, मेरे को पता है उस एरिया का. अभी ये लोग ट्रैप हो गए थे. आर्मी ने क्या किया, उनको हर तरह से एनसर्कल करके, लेकिन उसके बावजूद भी 7 दिन लगे. 7 दिन में वो मिलिटेंट मार पाए ना. लेकिन अगर कोई उनका ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करता है, जैसे पिछले बार रजौरी में हुआ था, वो अपने कांड को अंजाम करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, वो दूसरी कमी है. और तीसरी कमी जो है कि हमारे ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, आवाम भी शामिल है, उसके अंदर स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर, इन कैटेगरी को गवर्नमेंट बड़ा प्रयास कर रही है. अभी 734 बंदे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जा रहा है. और उसके अलावा 11 बंदे डोडा में, वो पिछले 30 साल से वो मिलिटेंट थे, सरफेस से नहीं हुए. कोई तो गवर्नमेंट में जॉब में चला गया, टीचर बन गया, कोई कंट्रैक्टर बन गया, ये भी आपको पता होगा. तो ये अच्छा सिस्टम है, और इसको कल्मिनेशन पॉइंट तक ले जाना, और गवर्नमेंट की बहुत माइट होती है. अगर वो करना चाहे, अपनी कमियों को साथ साथ देखते रहें, उसको अपनी स्ट्रेटजी को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करें, तो आने वाले समय में कोई शक नहीं है कि आने वाले कुछ समयों में जो हमारी सिचुएशन है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 90% उसको ख़त्म करने में हम लोग सफल हो पाएंगे. तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की इस समय जम्मू कश्मीर में सिचुएशन बनी हुई है, क्या अगर ऑफिसर्स यहाँ के होंगे तो जो इस समय जो सिचुएशन है वो बदली जा सकती है? क्या होता है कि मान लीजिए मैं जम्मू का हूँ, मेरे को नेचुरली जम्मू के लोगों के लिए जो कंपैशन और एम्पैथी होगी वो ज़्यादा होगी. आपने भी देखा होगा, जब आप बाहर होते हैं, आपको JNK की गाड़ी मिल जाती है, आपके दिल में कुछ होता है ना जी. उसी तरीके से यहाँ की जो ट्रेडिशंस है, आर्ट एंड कल्चर है, प्रॉब्लम है, एक IAS बाहर के काडर का आता है, वो अपना मैनेजमेंट कर रहा है. और हमारे देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है नेक्सस इन पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी इज़ टोटली पावर इंटॉक्सिकेटेड. दे हैव नो लगाव विद द पीपल. ये पावर करप्शन में है. DC अभी भी अपने आप को बोलता है कि मैं जिले का मालिक हूँ. ये ब्रिटिशर्स लेगेसी टूटनी चाहिए. ये हमारे टैक्स पेयर्स की मनी से इनको तनख्वाह मिलती है. दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल. बट उनके पास जब जाइए वो आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश माइंडसेट अभी भी बना हुआ है कि हम जिले के मालिक हैं. वो ख़त्म हो गया सिस्टम.
और जनता को इनको बताना चाहिए लोगों को, ये आप मालिक नहीं हो, आप सेवक हो। अगर प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बोलता और एक डीसी अपने आप को मालिक बोलता चलेगा, समथिंग इज़ रॉन्ग विच नीड्स टू बी करेक्टेड, और उसको करेक्ट करने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी और साथ में सैनिक सेवा समाज के प्रेसिडेंट कर्नल पठानिया जी, जिन्होंने बताया है कि इस समय जो मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं और 370 टूटने के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है तो वो जम्मू खित्ते को पड़ा है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है तो कश्मीर के लोग जो हैं वो एकजुटता से आगे आकर उस प्रॉब्लम को निभाते हैं। लेकिन वहीं अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग के लोगों को ज़रूरत है एकजुटता से आगे आने की। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।